हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूके ट्रिपल एस सी की प्रयोगशाला सहायक की सीरीज़ में। और यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिज़िक्स। अगर आप चाहते हैं कंप्लीट फिज़िक्स का कोर्स को परचेज़ करना या फिर प्रयोगशाला सहायक इस कंप्लीट कोर्स को अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आप वेदाशी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स दी हुई हैं, आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स भी दिए हुए हैं, स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। आप अपनी कोई भी क्वेरीज़ के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इस तैयारी को बहुत अच्छे से करना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए वेदाशी लर्निंग ऐप और इस कोर्स को परचेज़ कर लीजिए। चलते हैं, आज का टॉपिक पढ़ते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम पिछले चैप्टर को अभी तक डिस्कस कर चुके हैं, हमने गुरुत्वाकर्षण हम डिस्कस कर रहे हैं, ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशन में हमने पढ़ लिया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, किस तरीके से हम इसका जो समीकरण है, जो इक्वेशन है, उसको हमने निकाला। और फिर उसके बाद हमने देखा मुक्त पतन क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है, हमारा गुरुत्वीय बल जो होता है, उसके अलग अलग क्या घटक हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जाने हमने। जैसे हमने समझा था कि गुरुत्वीय बल क्या है, एक वीक फोर्स है, ठीक है, उसका जो परिमाण है वो काफ़ी कम है, राइट। और इसके साथ जो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, मतलब ये बल एक तरीके से आकर्षण बल है हमेशा। और ये किस तरीके से लग रहा होता है, दो पिंडों के या दो बॉडीज़ के जो सेंटर ऑफ लाइन जो उनको जोड़ रही होती है, उसी के अलॉन्ग ये लग रहा होता है, उसी के समान लग रहा होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं जो मुक्त पतन। हमने समझा था अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम फ्रीली फॉलिंग छोड़ दें, मतलब एक हाइट पे ले जाके उस पर छोड़ दें, तो गुरुत्वीय बल की वजह से वो हमेशा धरती की तरफ चलता है और ऐसे में उसके वेग में हमेशा परिवर्तन आता है, मतलब देयर इज एन एक्सेलरेशन इन द वेलोसिटी, राइट। तो एक्सेलरेशन जब हो रहा है, देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर त्वरण हो रहा है तो उस त्वरण को हमने बोला था गुरुत्वीय त्वरण, जिसको हम छोटे जी से दिखाते हैं। इसका मान आज हमें निकालना है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है। देखिए दोस्तों, इसको हम समझते हैं कि अगर ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये क्या हमारी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी में अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो आप अगर इमेजिन करो आप हैं या हम हैं या फिर कोई पेन है, ठीक है, ये मान लीजिए पेन है, तो धरती के कंपैरिजन में ये पेन एक तरीके से एक नगण्य, मतलब नेग्लिजिबल हाइट पे है। तो हम मान लेते हैं कि कोई भी वस्तु लगभग धरती के क्या है, सरफेस के पास ही होती है, अगर हम एक छोटे ऑब्जेक्ट की बात करें। क्योंकि हमारी धरती इतनी विशाल है, पृथ्वी इतनी विशाल है कि कोई भी वस्तु जिस पे ये गुरुत्वीय बल काम कर रहा है और वो मुक्त पतन हो रहा है उसका, मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर एक पैराशूट से छलांग लगाता है, पैराशूट लेके छलांग लगाता है एक हवाई जहाज से, तब भी अगर हम धरती की त्रिज्या से कंपेयर करें तो उसकी हाइट बहुत कम होगी। हम इमेजिन करते हैं, देखिए यहाँ पर एक हवाई जहाज पे एक व्यक्ति है और वो यहाँ से क्या करता है, कूद लगाता है, ठीक है, पैराशूट के साथ। तो आप देखेंगे कि ये जो हाइट है वो पृथ्वी की त्रिज्या के कंपैरेटिवली कम होती है। तो यहाँ पर तो मैं छोटा सा एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, तो इस डायग्राम में तो आपको लगेगा देयर इज अ कंपैरेबल डिस्टेंस, बट इट इज़ नॉट। ये आपका जो डिस्टेंस है ये इतना छोटा होता है कि पृथ्वी के जो रेडियस है त्रिज्या के कंपैरेटिवली बहुत ही कम होता है, जिसको हम नेग्लिजिबल कहते हैं, नगण्य कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम मानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो लगभग सरफेस पे ही है। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को, इस वैल्यू को निकालने के लिए हमारे जिसकी ज़रूरत पड़ती है, देखिए, तो ये हमारा स्टूडेंट्स फॉर्मूला हमें पता था। जब हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ जी का मान निकालना है। हमारे पास गुरुत्वीय बल का जो फॉर्मूला है वो है F इक्वल्स टू जी, कैपिटल जी कैपिटल M स्मॉल m ओवर डी स्क्वायर, राइट। यहाँ पर ये क्या है, हमारा सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है या फिर स्थिरांक है, हमारा जो कांस्टेंट होता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इससे पहले जब हमने फॉर्मूला निकाला था पिछले लेक्चर में तो हमने देखा था। ये हमारा क्या है, हमारी ये पृथ्वी का क्या है, यहाँ पर हम मानेंगे इसे पृथ्वी का द्रव्यमान, ठीक है। द्रव्यमान क्यों मान रहे हैं भैया हम इसे, देखो यहाँ पर क्या है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी, देखो दो
पिंडों के बीच में क्या लग रहा है, बल लग रहा है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स दो बॉडीज के बीच में, एक बॉडी कहाँ है, बिल्कुल हमारी सरफेस पे है, और एक बॉडी हमारी मतलब कंपैरेटिवली सरफेस पे ही है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया अगर आप हाइट पे भी मानते हो तो भी वो हाइट पृथ्वी का जो हमारे अर्थ का रेडियस है उसके कंपैरेटिवली बहुत कम है, तो हम मानते हैं कि वो सरफेस पे ही है। तो ये हमारा रेडियस हो गया, राइट। तो ये वाला जो डिस्टेंस है हमारा, ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, जो कि ये हमारा डिस्टेंस होता है इन दोनों के बीच का। आपका दो बॉडीज हमारी लिए, तो इसका जो द्रव्यमान है m है और इसका द्रव्यमान कैपिटल M है, राइट। और ये बल अब हम निकाल लें किस पे, इस पे कितना बल लग रहा होगा। तो इस पे हमारा, हमने न्यूटन का जो द्वितीय नियम था उसमें हमने एक फॉर्मूला निकाला था F = ma। आप लोगों को याद होगा F = ma में हमारा क्या होता है, ये वस्तु का द्रव्यमान होता है और ये हमारा उसका त्वरण होता है। तो इसी फॉर्मूले के हिसाब से जब हम ये बॉडी का जब मुक्त पतन हो रहा है धरती की तरफ, तो हम मानते हैं तो होता क्या है कि इस वस्तु द्रव्यमान गुणा अब इसका जो त्वरण होगा, वो त्वरण हमेशा फ्रीली फॉलिंग बॉडी का क्या होता है, मुक्त पतन वाली वस्तुओं का हमेशा त्वरण होता है g, स्मॉल g। तो F = ma के फॉर्मूले से F = mg लिख सकते हैं हम इस वस्तु के लिए। फिर हम क्या लिखेंगे, हमारा ये स्थिरांक तो सेम रहेगा। अब द्रव्यमान पृथ्वी का है, ये कैपिटल M हो गया, ये स्मॉल m किसका है, वस्तु का है। वस्तु पे ये दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान आता है इस फॉर्मूले में। और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस किसके बराबर है, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर है, दैट इज द रेडियस ऑफ अर्थ, इसके बराबर है। तो हमारा फॉर्मूला ये बन गया। अब यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, m से m को कैंसिल करेंगे, क्योंकि दोनों द्रव्यमान बराबर हैं, वस्तु के द्रव्यमान की बात हो रही है। तो हमारे को फॉर्मूला मिल गया g निकालने के लिए, यहाँ पर कैपिटल G इंटू कैपिटल M अपॉन r का स्क्वायर हो गया हमारा। अब हमें क्या चाहिए, हमें बस सिंपली इतना चाहिए कि इन सब पैरामीटर्स का मतलब जो हमारा सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक है या नियतांक है उसकी वैल्यू, फिर हमारे पास हमारे पृथ्वी के द्रव्यमान की वैल्यू होनी चाहिए, और हमारे पास जो पृथ्वी की त्रिज्या है उसकी वैल्यू होनी चाहिए, राइट। तो हम यहाँ पर अब इन चीज़ों की वैल्यू लिख लेते हैं और सीधे सीधे हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारी वैल्यूज़ क्या क्या हैं दोस्तों, देखो जो हमारा g की वैल्यू मैं तो पहले ही आपको बता चुका हूँ 6.67, जिसे हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर लिखते हैं। ये हमारा एक वैल्यू हमें मिल गया। ये मैं एक दूसरे पेन से लिख देता हूँ जिससे आपको आसानी हो समझने में, राइट। जो नेक्स्ट हमारी वैल्यू है, नेक्स्ट हमारा क्या चाहिए हमें, कैपिटल M। अब ये देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जो हमारा पृथ्वी का द्रव्यमान है वो कितना होता है, 6 इंटू 10⁻, कितना होता है हमारा 24 kgs। 6 इंटू 10⁻24 kg हमारा क्या होता है, दैट इज द मास ऑफ द अर्थ, जो मास ऑफ द अर्थ होता है। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, पृथ्वी की त्रिज्या, दैट इज द रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ हमें कितना चाहिए, रेडियस ऑफ अर्थ हमारा कितना होता है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, 6.4 इंटू 10⁻, हमारा कितना होता है 6 मीटर्स। इतने मीटर क्या होती है, पृथ्वी की त्रिज्या होती है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, ये क्या हो गया, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, पृथ्वी का द्रव्यमान, ठीक है। ये थोड़ा फटाफट मैं लिख रहा हूँ, आप लोगों को बोल दे रहा हूँ तो आप लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं आसानी से। और ये वाला हमारा क्या होगी, पृथ्वी की त्रिज्या, राइट। तो ये वैल्यूज जब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारा फॉर्मूले में क्या क्या आ जाए, 6.7 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। यूनिट हमें पता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। फिर मल्टीप्लाई किससे करेंगे, पृथ्वी के द्रव्यमान से, 6 गुणा 10⁻24 kg हो गया है हमारा, अपॉन हमारा क्या आ जाएगा, हमारी पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर्स। अब ये ध्यान देना है दोस्तों स्टूडेंट्स की ये स्क्वायर में है, ठीक है। जब आप इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आती है, दैट वैल्यू इज ए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए ध्यान रखिएगा, ये त्वरण है तो त्वरण का जो इकाई होती है, इसकी जो मात्रा होती है वो हमेशा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा वैल्यू किसका निकल के आया, g का। यहाँ पर इसी को हम कर रहे थे गुरुत्वीय त्वरण g के मान का परिकलन। तो हमारे यहाँ पर क्या कैलकुलेशन करी है, g की वैल्यू जो गुरुत्वीय त्वरण है उसकी कितनी वैल्यू आएगी ये हमने निकाली है। तो ये हमारा तरीका होता है इसको निकालने का। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाता है तो आप इजीली किसी भी क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले को रीअरेंज करके कैसे निकाला है ये हमने समझ लिया है। अब हम आगे चलते हैं और समझते हैं कि यहाँ तक मेरे ख्याल से सब कुछ क्लियर होगा। अगर आपका कोई क्वेरी होती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पता कर सकते हैं, हम आपको रिवर्ट बैक करेंगे। अब आगे चलते हैं, हम कुछ कैलकुलेशंस और भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि जैसे हमने इससे पहले जब गति के नियम पढ़े थे तो हमने स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में होने वाली जो भी गति है उसके बारे में पढ़ा था, और उसके रिलेटेड जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, जो भी गति के हमारे समीकरण हैं उनको हमने देखा था। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट मुक्त पतन करता है तो आपने देखा होगा वो आपको सीधा जाता हुआ नीचे दिखता है। तो उन्हीं इक्वेशन, मोशन के इक्वेशंस को, उन्हीं गति के नियमों को हम, अगर एक मुक्त पतन करने वाली वस्तु है, कोई पिंड अगर मुक्त पतन कर रहा है तो उसके लिए भी हम लगा सकते हैं। तो फॉर्मूले या वो इक्वेशंस क्या बन जाती हैं देखते हैं। तो दोस्तों समझते हैं अगला टॉपिक, जो कि है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में जो अलग अलग वस्तुएं क्या कैसे गति करती हैं इसको समझते हैं। इसमें सिंपली कुछ नहीं, हमें इतना याद रखना है, जैसे हमने सरल रेखा में होने वाली गति के हमने अलग अलग समीकरण समझे थे, उन्हीं गति के समीकरणों को सबसे पहले हम लिखते हैं। क्या है हमारे गति के समीकरण, v = u + at होता है हमारा। एक होता है हमारा s = ut + ½ at² हो जाता है, राइट। तीसरा हमारा था v² - u² = 2as, राइट। तो ये 3 समीकरण थे। इन्हीं 3 समीकरणों को आप यूज कर सकते हैं किसमें, जब हम गुरुत्वीय बल के अंडर अगर कोई वस्तु हमारी क्या कर रही है, गति कर रही है, तो उस समय भी सेम समीकरण लगेंगे। बस आपने क्या करना है, जहां पर आपको त्वरण दिख रहा है, त्वरण की जगह गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। तो हमारा ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये वाली इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूं, v = u प्लस यहां पर हम क्या लिखेंगे, gt, राइट। इसी तरीके से जहां जहां आपको a दिखता है वहां वहां आपने क्या कर लेना है, g कर लेना है। जैसे s = ut + ½ t², तो यहां पर t की जगह, a की जगह क्या लिखेंगे हम, gt², राइट। इसी तरीके से v² - u² = 2s। अब यहां पर हम a की जगह क्या लिख देंगे, g। तो ये वाले जो समीकरण हमने लिखे अभी, ये समीकरण हमारे किसके लिए रहेंगे, जब कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के अंदर क्या करती है, गति करती है, राइट। तो कोई भी हमारा क्वेश्चन आता है अगर एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी का है तो हम इन इक्वेशंस की हेल्प से कर लेंगे उन्हें आसानी से, राइट। इसके जो भी हमारे न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज हैं उनको मैं अगले लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। अभी फटाफट से हम बस इतना समझ लेते हैं, जो हमारे टॉपिक का लास्ट में हमें बताया गया है कि भाई हमारा जो मास है और जो वेट है वो क्या चीज़ें हैं, दोनों चीज़ों में फ़र्क क्या है, द्रव्यमान और वस्तु पे जो लगने वाला वेट है, ठीक है, उस वेट को हम क्या कहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अभी समझ रहे हैं मास और वेट, यानी कि ये क्या है, ये द्रव्यमान की बात हो रही है, राइट। और यहाँ पर हमारा और क्या है, यहाँ पर अब हमारा वेट को हम भार कहते हैं, राइट। तो दोनों में फ़र्क क्या है, देखिए द्रव्यमान, कोई भी वस्तु किसी भी क्या है मटेरियल की बनी हुई है, तो उस मटेरियल का क्या होगा, मास होगा, तो डेफिनेटली वो क्या हो जाता है, इसका द्रव्यमान हो जाता है। और यहाँ पर भार क्या होता है, भार एक तरीके से क्या है, एक बल ही है। भार क्या है, हमारा बल है। ये वो बल है जो जिस बल से पृथ्वी किसी भी द्रव्यमान को क्या कर रही है, अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर मान लेता हूँ ये हमारी पूरी पृथ्वी है और यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है, या फिर यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो इस व्यक्ति का द्रव्यमान अलग होगा लेकिन इसका भार वही होगा जिस फोर्स से, जिस बल से पृथ्वी इसे अपनी तरफ आकर्षित करके इसको यहाँ पर स्टेबल किया हुआ है। तो यानी कि जब हमारा जितना हमारा जो भार होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो द्रव्यमान मल्टीप्लाइड बाय जो
गुरुत्वीय त्वरण होता है उसके बराबर होता है। तो बेसिकली क्या है, हमारा जो वेट है दैट इज फोर्स, वो एक बल ही है, तो W को हम mg भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारा, आप जब भी अगर अपना द्रव्यमान निकालना चाहते हैं तो जो आपका वेट है, अगर उस वेट को आप किससे डिवाइड कर दें, W/g कर दें, तो आपका अपना क्या निकल आएगा, अपने आपकी बॉडी का द्रव्यमान निकल के आ जाएगा, मास निकल के आ जाएगा, राइट। तो द्रव्यमान हमारा ये जो होता है, जिस बल से पृथ्वी हमें खींच रही है वो हमारा भार होता है, राइट। तो यहाँ पर हमने ये समझा कि मास और द्रव्यमान में क्या अंतर है। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी देखने वाली इस लेक्चर में, कि सबसे पहले जी का कैलकुलेशन कैसे होता है, उसकी अप्रोच क्या रहती है, ये हमें पता होना चाहिए, जिससे आसानी से अगर कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है तो हम उसे हैंडल कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि जो हमारा, अगर कोई गुरुत्वीय बल में कोई वस्तु गति कर रही है गुरुत्वीय बल के अंडर, तो उसके लिए क्या क्या समीकरण हम यूज करने वाले हैं। तीनों समीकरण हमने देख लिए। वस्तु के द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, यहां हमने देख लिया। अब देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो मून पे हमारा क्या होता है, जो हमारा चंद्रमा है, चंद्रमा पे जो गुरुत्वीय बल होता है वो लगभग पृथ्वी पे लगने वाले गुरुत्वीय बल का एक 1/6 होता है, मतलब 1/6 ऑफ द जी। तो वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, 1/6 ऑफ द जी होगी, राइट। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा मून है, जो चंद्रमा है, उस पर जो हमारा जो कोई भी वस्तु का भार है, अगर कोई वस्तु का, यहाँ बस इतना कंसेप्ट समझिए, कोई वस्तु का अगर अर्थ पे, मतलब हमारी पृथ्वी पे 60 किलो वजन है, तो वहाँ पर जो मून है वहाँ पर इसका जो वेट हो जाएगा वो 1/6 हो जाएगा, मतलब 10 kg ही रह जाएगा, राइट। तो 60 का कितना हो जाएगा, 10 kg ही रह जाएगा, क्योंकि वहाँ पर हमारा जो रेशियो है, क्यों ये ऐसा क्यों है, इसके पीछे रीज़न ये है कि जो मून का जो हमारा मास है वो कंपैरेटिवली कम है, मून का वेट जो है वो कम है, तो इसीलिए जो दोनों बॉडीज एक दूसरे पे क्या लगाती हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती हैं, मतलब मून का गुरुत्वीय बल जो है वो कम है अर्थ से काफ़ी। तो इस वजह से वहाँ पर जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स है वो कम है, गुरुत्वीय बल कम है, इस वजह से मून पे अगर कोई वस्तु जाती है अर्थ से तो वहाँ पर 1/6 उसका वेट रहता है, राइट। तो आई होप आप लोगों को इस लेक्चर में ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके बाद इसके से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और MCQs हम करते हैं अगले लेक्चर में। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।